Good morning, dear students. Today is 17 April 2020 and the day is Friday. I am your social science teacher, Mrs. Neeru Nagar. Students, we were doing our first chapter of history, French Revolution. So हमारा आज का next topic है abolition of slavery. फ्रांस में जो स्लेवरी था, स्लेवरी को कैसे अबॉलिश किया गया और ये जो स्लेव ट्रेड था ये कैसे वर्क करता था, आज उस टॉपिक से रिलेटेड यही हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. अमेरिका, अफ्रीका और फ्रांस में एक स्लेव ट्रेड बनाया हुआ था जो ट्रायंगुलर फॉर्म में था. एक ट्रायंगल स्लेव ट्रेड, क्योंकि एक दूसरे से यहाँ पर बिजनेस होता था तो इसे ट्रेड का नाम दिया गया, बट दैट वाज इन ट्रायंगुलर शेप, इसीलिए इसे स्लेव ट्रायंगल भी कहा गया. सो ये जो ट्रेड था ये किस तरह से सर्कुलेट होता था, किस तरह से काम करता था. अमेरिका का जो लास्ट पॉइंट है, अगर आप मैप में देखें, वर्ल्ड के मैप में देखें, तो अमेरिका का जो लास्ट पीक पॉइंट आ जाता है, जो सदर्न पार्ट आ जाता है, दैट इज ऑफ कैरेबियन सी वाला जो पार्ट है. वहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स थे जो कॉलोनीज थी. ये जो आइलैंड्स थे ये बहुत ही रिमोट एरियाज थे और उसमें से कुछ फेमस आइलैंड्स के नेम है मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलूप एंड सेंट डोमिंगो. सो ये ऐसे आइलैंड्स थे कैरेबियंस के जो टोबैको, इंडिगो और कॉफी के बहुत अच्छे सप्लायर थे. बट यहाँ पर ये रिमोट एरिया में होने की वजह से कोई भी यहाँ पर काम नहीं करता था. कोई भी फ्रांस से या अफ्रीका से आकर यहाँ पर काम करना पसंद नहीं करता था. इसीलिए यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स की प्रॉब्लम सामने आई. तो ऐसी सिचुएशन में बट कॉफी और इंडिगो और टबैको की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी. तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक ट्रेड बनाया गया. फ्रांस के जितने भी मर्चेंट थे वो बॉर्डियक्स और नेंटेस, ये दोनों पोर्ट थे जो फ्रांस के फेमस पोर्ट्स थे. बॉर्डियक्स और नेंटेस से फ्रांस के मर्चेंट्स अफ्रीका के कोस्ट पर आते थे और वहां से जो लोकल मर्चेंट होते थे जो स्लेव्स में ट्रेड करते थे, जो गुलामों को बेचने और खरीदने का काम करते थे, तो जो वहां पर जो लोकल मर्चेंट थे उनसे नीग्रोज को खरीदते थे. नीग्रोज आर द अफ्रीकन पीपल जिन्हें स्लेव के तौर पर यूज किया जाता था. जबरदस्ती उन्हें गुलाम बनाया जाता था और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था. नीग्रोज बेसिकली आदिवासी कम्युनिटी आप कह सकते हैं अफ्रीका की. सो लोकल पीपल थे ये अफ्रीका के. सो स्लेव्स को यानी कि नीग्रोज को अफ्रीका से खरीदते थे, बट ये अफ्रीका से शिप में उन्हें लोड कर देते. वुडन बॉक्सेस होते थे. एक वुडन बॉक्सेस में 100 से 150 लोगों को एक साथ भरा जाता था और उन्हें 3 महीने के वॉयज के लिए छोड़ दिया जाता था, तो जो कैरेबियन तक पहुंचते थे. आगे कैरेबियन की जो कॉलोनीज हैं, ये जितने भी आइलैंड्स हैं, वहां पर जो लोकल प्लांटेशन ऑनर्स थे, जो कॉफी, इंडिगो और टोबैको की प्लांटेशन के जो ऑनर्स थे, वो इन स्लेव्स को एक्सप्लॉइट करते थे और इनसे जबरदस्ती काम करवाते थे टू फुलफिल द डिमांड ऑफ यूरोप. ओके, सो इस तरह से ये स्लेव ट्रेड वर्किंग था, फंक्शनल था. बट धीरे धीरे 18th सेंचुरी के आते आते स्लेव ट्रेड पर क्रिटिसिज्म्स होने लगे. नेशनल असेंबली में डिबेट्स होने लगी स्लेव ट्रेड्स को लेकर. लोगों के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, लिबर्टी को लेकर एक डिबेट यहाँ पर बहुत लंबी चली. नेशनल असेंबली में कुछ लोग फेवर में थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे. सो इन सब ओवरव्यूज के बाद फाइनली 1794 में जब कन्वेंशन पावर में आई, कन्वेंशन ने एक लेजिस्लेटेड लॉ बना दिया, एक लॉ बनाया. उसमें कहा गया कि जितने भी स्लेव्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए. ओके, सो फाइनली 1794 में जितने भी स्लेव्स थे उन्हें फ्री कर दिया गया. बट ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला, ओनली फॉर 10 years. 10 साल के बाद नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को फ्रांस में. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू ये बनता है कि हु री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रांस. री इंट्रोड्यूस मतलब उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वो खत्म हो चुकी थी, ऑलरेडी अबॉलिश हो चुकी थी. उसे दोबारा से स्टार्ट करवाया नेपोलियन ने. ओके, सो नेपोलियन के री इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये काफी लंबे तक चली और फाइनली 1848 में जाकर फ्रांस से स्लेवरी को टोटली अबॉलिश कर दिया गया. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक है. अब यहाँ पर नेपोलियन का नाम आया है, थोड़ा नेपोलियन के बारे में जानकारी ले लेते हैं. 1805 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का रूलर घोषित कर दिया था, क्योंकि हमने कहा था कि
जब कन्वेंशन डायरेक्टरी रूल एस्टेब्लिश हुआ था फ्रांस में, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काउंट हो गई थी, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ गई थी, और ऐसे में एक डिक्टेटर था, दैट वाज नेपोलियन बोनापार्टे। उसने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया था फ्रांस का। जी जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने जितनी भी फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबके साथ लड़ाई की, युद्ध की, कॉन्क्वेर किया है और सबको जीता, और जहां जहां वो जीतता चला गया वहां पर उसने अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को एज अ रूलर बना दिया, बैठा दिया। जो नेपोलियन है उसने बहुत से अच्छे काम भी किए। उसने कुछ ऐसे लॉज बनाए थे जो लोगों के लिए बहुत अच्छे से, 2 ऑफ देम आर, पहला ये था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, हर एक इंसान को अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का उसने राइट दिया था। दूसरा, नेपोलियन ने डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जो आज तक हम यूज करते हैं वेट मेजर करने के लिए, और जो डेसिमल सिस्टम हम यूज करते हैं वो नेपोलियन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब नेपोलियन के इन रूल्स की वजह से लोग इसे एज अ लिबरेटर देखते थे। लिबरेटर मतलब जो लोगों के बीच में एक लिबर्टी लाया, जो इक्वालिटी लाने की जिसने कोशिश की, तो कुछ लोग नेपोलियन को लिबरेटर के रूप में देखते थे, एज ही ब्रिंग द फ्रीडम। लेकिन क्योंकि नेपोलियन ने जो नेबरिंग कंट्री है उनको कॉन्कर किया था, इसलिए कुछ लोग उसे इन्वेडेड फोर्स के रूप में भी देखते थे। तो इन्वेडेड फोर्स के रूप में देखते थे। फाइनली 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई और नेपोलियन वहां पर मारा गया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक ये आ जाता है कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने इतना सब पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, उससे एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। सो बेटा अगर हम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से देखें विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइल, उसके बाद उसमें कितने चेंजेस आए हैं, लोगों ने असेंबली बनाई है, लोगों में एक लिबर्टी का आइडिया कि हमें फ्रीडम है, हम अपना लीडर, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जो रूलर था उसके जो मोनार्क के जो उसके पावर थी, जो उसके अननेसेसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसकी जातियों को ना मानना, लोगों ने ये जाना, एक इक्वालिटी की फीलिंग लोगों के सामने आई। जो ओल्ड रेजाइम था उसके ड्यूरिंग किंग का एक सेंसरशिप था, जो उसने प्रेस पर, न्यूज़पेपर्स पर और जितने पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उन सब पर एक सेंसरशिप लगाई हुई थी कि कोई भी बिना किंग की इजाजत के कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल चीज प्रिंट नहीं करेगा, ना ही कोई लिखेगा। अगर किसी ने किंग के अगेंस्ट कुछ भी लिखने की कोशिश की तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये रहा कि रेवोल्यूशन के बाद, डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस्टाइल के बाद, 89 के बाद उस जो सेंसरशिप थी उसे कैंसिल कर दिया गया, और देखा जाए तो कंट्री में, सिटी में न्यूज़पेपर, प्रेस और गानों की एक बाढ़ आप कह सकते हैं, फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी, जिसने बहुत से लोगों को अट्रैक्ट किया। लोगों में धीरे धीरे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज स्प्रेड होने लगे। सो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि धीरे धीरे ये आइडिया सिर्फ यूरोप में ही नहीं, यूरोप के आसपास जितनी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, धीरे धीरे ये आइडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हो गए, एंड इंडिया में भी इसका इफेक्ट आया। इंडिया में राजा राम मोहन राय, टिप्पू सुल्तान, इन्होंने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम के जो आइडियाज थे, जो इक्वालिटी के आइडियाज हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर ही इंडियंस में स्प्रेड आउट करने की कोशिश की। Okay, so that was the total contribution of French Revolution in the history of world. Okay students, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और जैसे ही ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया है, आई विल प्रोवाइड यू द रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। उसके साथ ही एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उस वर्कशीट में कुछ MCQs उसमें इंक्लूडेड है, 1 सेंटेंस क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो वो आपको कंप्लीट करने हैं, बुलेट पॉइंट्स को कहीं ना कहीं पर नोट डाउन करना है, अपने जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें एक सीक्वेंस में मेंटेन रखना है, ताकि ये आपके लिए यूजफुल रहे। उसके साथ ही आपको जो वेबसाइट लिंक प्रोवाइड किया गया था, उस वेबसाइट से आप असेस कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैड प्रोवाइडेड यू द नोट्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।